हाय बच्चों, रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में कल का जो टॉपिक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक क्रियाशीलता आपको समझाया था, आज उससे संबंधित कुछ रीजनिंग के प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे, संबंधित उत्तर को भी नोट करेंगे। कल मैंने उपरोक्त प्रश्नों को लिखा दिया था, कुछ बच्चों ने उनको हल करने का प्रयास भी किया होगा। मैं उन सभी प्रश्नों को दोबारा बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखें। पहला प्रश्न था, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता क्यों, या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है किंतु नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनता क्यों। हम लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। जब इनकी बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो इसमें 2s2 2p3 होता है और फास्फोरस में 3s2 3p3 होता है। अब 2s2 को हम बना दें कक्षक, 2p3 को भी बना दें, 2s2 2p3, इसका 3s2 3p3। हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का 2s और 2p होने के कारण इसमें 2d कक्षक उपस्थित नहीं होता है, जबकि फास्फोरस में 3d कक्षक उपस्थित हो सकता है। जब 3d कक्षक उपस्थित हो सकता है तो एक 3s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इसके 3d कक्षक में जा सकता है। ये 3s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा बेटा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में प्रवेश कर जाएगा। अब इसके 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता 5 हो सकती है और ये पेंटाहेलाइड बनाएगा। जबकि इसमें डी कक्षक नहीं है तो s का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो सकता है। अधिकतम 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बेटा, अधिकतम संयोजकता बराबर 3। अतः ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। प्रश्न था, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इसकी बाह्यतम कोश में अधिकतम 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण इसकी वैलेंसी केवल 3 हो सकती है। डी कक्षक उपस्थित ना होने के कारण s का इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। इसके विपरीत फास्फोरस में डी कक्षक उपस्थित होने के कारण इसके s कक्षक का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर डी में जा सकता है और इसकी संयोजकता 5 हो सकती है और यह पेंटाहेलाइड बना सकता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का प्रश्न नंबर 2 भी आपका वो ही प्रश्न है कि सल्फर और समूह 16 के अन्य सदस्य उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों देते हैं, क्योंकि इनकी बाह्यतम कोश में भी डी कक्षक होता है। अर्थात क्या होता है बेटा, s व अन्य समूह 15 के सदस्य क्या होगा, s2 p4 और d खाली होगा। सब में ऑक्सीजन के अलावा सभी में डी कक्षक उपलब्ध होगा। किसमें बेटा, समूह 16, 15 के क्या कहना बेटा, समूह 16 के सभी सदस्यों में ऑक्सीजन के अतिरिक्त डी कक्षक होगा। जब डी कक्षक होगा तब क्या होगा बेटा, s में 2 लिखें अगर हम और p में 4 लिखें और d होगा लेकिन वो खाली होगा। जब डी कक्षक उपलब्ध है
तो s और p कक्षक के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d कक्षक में प्रवेश कर सकते हैं। अभी तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था। ये एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर डी कक्षक में जा सकता है। तो अगर ये डी कक्षक में जाता है, देखते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाह्यतम कोश के डी कक्षक में प्रवेश करेगा तो ये इस स्थिति में आ जाएगा। अब इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 हो गई है। इसी क्रम में ये s का इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित हो सकता है, यह भी डी में जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित होकर डी में जा सकता है। अब इसकी +6 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, अर्थात सल्फर व समूह 16 के अन्य सदस्य उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जबकि ऑक्सीजन नहीं करता है, क्योंकि ऑक्सीजन में डी कक्षक उपलब्ध नहीं है। जब डी कक्षक उपलब्ध नहीं है तो वो नहीं करेगा। इनमें डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण बाह्यतम कोश के s और p कक्षक के इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश कर सकते हैं उत्तेजित होकर, और यह उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है। अगला प्रश्न था, बिल्कुल इसी क्रम का प्रश्न ये भी है। ये तीनों प्रश्न एक ही तरह के हैं। प्रश्न नंबर 3 था, फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि अन्य हैलोजन -1 के साथ साथ +1, +3, +5, +7। तो पहले F के केस में देखना बेटा। F होता है बाह्यतम कोश का 2s2 2p5, यानी कि S में 2 और P में 5 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें D होता नहीं है, जब D नहीं होता है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाएगा ही नहीं। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं बेटा। D कक्षक अनुपलब्ध होने के कारण उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। D नहीं है, D कैसा है बेटा? D कक्षक अनुपस्थित है, अतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी? +3, +5 व +7 नहीं दर्शाता। डी कक्षक अनुपलब्ध होने के कारण यह उच्च ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। यानी कि ये प्रश्न तो हो ही गया, 3, 5 और 7 फ्लोरीन नहीं दर्शाएगा। दूसरा, यह कैसा है बेटा? उच्चतम ऋण विद्युतीय है। कैसा है बच्चों? उच्चतम ऋण विद्युतीय। उच्चतम ऋण विद्युतीय होने के कारण यह केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, ये +1 प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता सर्वोच्च है। सर्वोच्च होने के कारण जब भी यह यौगिक बनाएगा उनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करेगा, +1 कभी प्रदर्शित नहीं करेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि फ्लोरीन -1 क्यों दर्शाता है? क्योंकि यह उच्चतम ऋण विद्युतीय है। फ्लोरीन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों नहीं दर्शाता है? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश के डी कक्षक में डी कक्षक नहीं है। जब इसकी बाह्यतम कोश में डी कक्षक नहीं है तो यह उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाएगा। अन्य हैलोजन की बात कर लें बेटा। अन्य हैलोजन यानी कि Cl, Br, I की बात करेंगे, उनका होगा NH2, NP5 और ND खाली। S में 2, P में 5 और D खाली। जब इस स्थिति में होंगे तो यह -1 रखेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे किसी से, अपने से कम ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ने पर -1,
अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ने पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। इस स्थिति में अब फिर वही इसकी अवस्था उत्तेजित भी हो सकती है। P का एक इलेक्ट्रॉन खाली D कक्षक में चला जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन D कक्षक में जा रहा है, तब क्या हो जाएगा बेटा, जब P का एक इलेक्ट्रॉन खाली D कक्षक में जाएगा तो यह स्थिति हो जाएगी। अब इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटा ध्यान रखना, नीचे जाने पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, यह सामान्यतः ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाएंगे। इसमें इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। और नीचे आते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन और भी जा सकता है P का। जब P का एक इलेक्ट्रॉन आगे और जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी D में जा सकता है। अब इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 5। तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था आएगी इसकी। इसी क्रम में एक इलेक्ट्रॉन S में भी है, वह भी उत्तेजित हो सकता है और वो भी D में जा सकता है। अब इसमें 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया बेटा, फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि अन्य हैलोजन -1 से ये दर्शाते हैं। फ्लोरीन -1 क्यों रखता है? उच्च ऋण विद्युतीय कारण। उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों नहीं दर्शाता है? D कक्षक अनुपलब्ध के कारण। अन्य हैलोजन क्यों दर्शाते हैं? उनमें D कक्षक होता है, S और P के इलेक्ट्रॉन उनमें जा सकते हैं। यानी ये प्रश्न का उत्तर आपका हो गया बेटा। अगला प्रश्न है, विस्मित पोलोनियम सामान्यतः क्रमशः +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, ना कि +5 और +6 स्थायी। हम लिखें विस्मित जो होता है बेटा, विस्मित वो समूह 5th A का सदस्य होता है और पोलोनियम समूह 6th A का सदस्य होता है। समूह 5th A का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है और समूह 6th A का NH2 NP4 होता है। बेटा यह दोनों तत्व अपने समूह के निचले तत्व हैं। कौन से हैं बेटा? निचले तत्व हैं। यह दोनों तत्व अपने समूह के निचले तत्व हैं। और किसी समूह में जो निचले तत्व होते हैं, उनमें हमने एक प्रभाव बताया था कि उनके निचले तत्व के बाह्यतम कोष के S कक्षक के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। अतः यह इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे। जब ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे तो ये लेंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते थे, ये 2 भी ले सकता था, लेकिन हमने आपको यह भी बताया था बेटा, जैसे जैसे नीचे जाते हैं धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मान घटता जाता है, क्योंकि इस क्रम में उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। अर्थात यह केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करेगा, 3 का साझा करने के लिए देगा, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी और इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होगी। ये इलेक्ट्रॉन कैसे होगा बेटा? ये कौन सा प्रभाव हो गया? अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव। अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव के कारण ये S कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे, तो निश्चित बात है कि BiCl3 ये स्थायी होगा और BiCl5 ये कैसा होगा बेटा? अस्थायी होगा। क्यों अस्थायी होगा? ये 3 स्थायी है क्योंकि 3 बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, ये स्थायी। ये अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण भाग नहीं लेंगे, ये अस्थायी। इसी प्रकार पोलोनियम में +4 स्थायी और +6 कैसा होगा बेटा? अस्थायी।
पोलोनियम में 4 स्थायी और 6 अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आपको इसके जो शेष प्रश्न हैं वो भी बताते हैं। प्रश्न आपको दिख रहा नहीं, अगर नहीं भी दिख रहा हो बेटा मैं पढ़ के बता दे रहा हूं कि जो OF2 है, OF2 को ऑक्सीजन का फ्लोराइड क्यों कहते हैं? जैसे हम लेकर OF2 को बोलते हैं हम ऑक्सीजन फ्लोराइड। OF2 को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजन फ्लोराइड। जबकि अगर OCl2 लिखा हो तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन क्लोराइड। OF2 को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजन फ्लोराइड। और OCl2 को ऑक्सीजन क्लोराइड बोलते हैं। क्यों? ये जो फ्लोरीन होता है बेटा, ऑक्सीजन क्लोराइड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्लोरीन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरीन ऑक्साइड। ये क्लोरीन ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन, अर्थात ये फ्लोराइड है, ये ऑक्साइड है। बच्चों, जब भी दो तत्वों से मिलकर बना कोई भी यौगिक होता है, उस यौगिक में जो तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होता है उसका नाम हमेशा बाद में लिखा जाता है। इसमें सर्वाधिक ऋण विद्युतीय फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन सेकंड होता है। तो ये इसकी ऋण विद्युतता कैसी है बेटा? अधिक En है। इसका En कैसा है? अधिक है। इसलिए इसे हम बोलेंगे फ्लोराइड, फ्लोराइड कहेंगे। क्यों फ्लोराइड कहेंगे? क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसमें O की En कैसी है? अधिक है, अधिक En किसकी? O की। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। प्रश्न समझ में आ रहा है बेटा? इसको ऑक्सीजन फ्लोराइड और इसको क्लोरीन ऑक्साइड क्यों बोला जाता है बेटा? इसमें फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण यह फ्लोराइड आएगा, क्योंकि अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु का नाम बाद में लिया जाता है। इसको O की ऋण विद्युतीय अधिक होने के कारण ऑक्साइड कहेंगे। प्रश्न समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ये एक अकेला तत्व है जिसमें ऑक्सीजन बंध बनाने के लिए साझे के इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। जब दान कर देता है तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी। कितनी होगी बेटा? +2। इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर इसकी बात करेंगे, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था -2 होगी। अर्थात ऑक्सीजन को, OF2 को ऑक्सीजन का फ्लोराइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा ऋण विद्युतीय होता है। केवल यही एक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन किसी भी यौगिक से जुड़ेगा वह ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। अगला प्रश्न आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्या लिखा है बेटा? लिख तो दें, प्रश्न लिखा ही नहीं हमने। OF2 इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना? OCl2 O3 H2O2, इनमें देखना है भाई, इन चारों में ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है। क्या लिखे? OF2 OCl2 O3 और H2O2। देखें बच्चों, इसमें इसकी En ज्यादा है, इसकी En अधिक है ऑक्सीजन से, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी। कितनी होगी बेटा? +2। इसमें इसकी En ज्यादा है, इसकी En अधिक है, तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होगी। ये मुक्त है। जो भी मुक्त पदार्थ होते हैं, मुक्त पदार्थ अर्थात सिंगल, एकल तत्व से मिलकर बनने वाले अणु,
कैसा है बेटा? एक ही तत्व से बना। जब ये एक ही तत्व से बना है तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था का मान शून्य होगा। कितना होगा बेटा? शून्य होगा। O2, N2, F2, Cl2, P4 सब में ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। इसमें ये चूंकि परऑक्साइड है, सारे परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो छोटा पकड़ना पड़ेगा। छोटा तो ये है, यानी क्रम क्या होगा बेटा? OCl2, उसके बाद आएगा H2O2, उसके बाद आएगा O3 और उसके बाद आएगा OF2। इसमें कितनी है? -2, -1, 0, +2। ये ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। हम लिख सकते हैं इसको आसानी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, समूह 15 यानी कि 5th से समूह 17 यानी कि 7th, ये सामान्यतः नेगेटिव ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्यतः ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्यों शो करते हैं? क्यों शो करते हैं? क्योंकि यह उच्च ऋण विद्युतीय है। कैसे होते हैं बेटा? यह उच्च ऋण विद्युतीय होते हैं। इनकी ऋण विद्युतता उच्च होती है। जब इनकी ऋण विद्युतता उच्च होगी तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? NOF, ये 15वें का, ये 16वें का, ये 17वें का। ये सामान्यतः -3, ये -2, ये -1 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था भी देगा, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन इससे ज्यादा ऋण विद्युतीय है। यह फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो यह भी पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था देगा, क्योंकि फ्लोरीन इससे ज्यादा ऋण विद्युतीय है। यह केवल निगेटिव ऑक्सीकरण अवस्था देता है, केवल निगेटिव ऑक्सीकरण अवस्था ही देता है। अगला, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्योंकि इनकी बाह्यतम कोश में डी कक्षक उपस्थिति नहीं होता। हम पहले भी बता चुके हैं। अर्थात उपरोक्त समूह के पहले सदस्य ऋण विद्युतता अधिक होने के कारण सामान्यतः ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं और डी कक्षक अनुपलब्ध होने के कारण उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते नहीं हैं। अंतिम प्रश्न बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, उत्तर आपको ही लिखना है, लिखने में टाइम हो जाएगा। इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है? मैंने पुनः बताया था, जब भी किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी जो बाह्यतम कोश के एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3b उस 3 से 6 तक पढ़ा आपने, है ना? अभी आप में बाह्यतम कोश के एस कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में उपलब्ध नहीं होते हैं। अर्थात वह बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। वह अब सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में इनएक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं। बाह्यतम कोश के एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेना अर्थात अक्रिय रहने की प्रवृत्ति को ही हम अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव कहते हैं। यह सामान्यतः किसी भी समूह के निचले सदस्यों में पाया जाता है। मुख्यतः 15, 16 और 17वें समूह में ज्यादा पाया जाता है। इसका कारण क्या है? जब भी हम किसी समूह में नीचे जाते हैं उसमें DYF कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं और DYF कक्षक के कमजोर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण नाभ की आवेश ज्यादा मजबूत हो जाता है। जब इसका नाभ की आवेश ज्यादा मजबूत हो जाता है तो वह एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी तरफ जोड़े रहता है, जिससे नाभिक
उस एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से रिलीज नहीं करता है और यह इनएक्टिव हो जाते हैं। यही इनएक्टिव का प्रभाव अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव कहलाता है। बच्चों, मैं आशा करता हूं उपरोक्त प्रश्नों की सहायता से हमने ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक क्रियाशीलता का टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसके बाद भी आपके कोई डाउट होते हैं, आप मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप करके उन्हें भेज सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके सभी डाउटों का सटीक उत्तर दिया जाएगा। आपसे पुनः मैं कहना चाहता हूं, उपरोक्त ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने सहयोगी छात्रों में प्रेषित अवश्य करें।